अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर हम आपको देने जा रहे हैं। इस पहले लेक्चर में आप लोगों ने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स। ये टॉपिक सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लें कि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स इस चैप्टर का नाम हमारे पास मेजरमेंट्स है और मेजरमेंट्स की डेफिनेशन आप लोगों ने जरूर 9th क्लास में पढ़ी हुई होगी। मेजरमेंट्स असल में आर्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग, आर्ट ऑफ measuring something is called measurement। अब ये जो डेफिनेशन आप लोगों के सामने मैंने लिखी है मेजरमेंट की, कि आर्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग, इससे मुराद क्या है बेटा? फन, तरीका, कोई किसी काम करने का, किस काम करने का? मेजरमेंट करने का, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करने का, उसे क्या कहेंगे? हम मेजरमेंट कहेंगे। अब ये जो पहली मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, क्या ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये आपको MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है आर्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगी बेटा, जिसमें आपने पुट करना होगा मेजर, ठीक है। अब बेटे हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो चीज अंडरस्टैंड करनी है, या जो हमें MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जा सकता है, वो है साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस भी फिर से आपकी 9th लेवल की बेसिक डेफिनेशन है कि साइंस का कोई ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है टेक्नोलॉजी से। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि साइंस का कोई ताल्लुक है टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल इसका ताल्लुक है, लेकिन कोई ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही डील करती है। तो साइंस असल में जो है वो एक नॉलेज है, क्योंकि अगर हम इसमें सबसे पहला MCQ इस साइंस की डेफिनेशन में देखें, तो सबसे पहला MCQ जो यहां से आपसे पूछा जा सकता है, वो MCQ होगा कि साइंस असल में एक डिराइव्ड वर्ड है, एक डिराइव्ड वर्ड है। और ये कहां से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज। अब लैटिन लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है? तो ये आपसे सबसे पहला MCQ पूछा जा सकता है। तो वो पहला वर्ड क्या है? वो वर्ड है बेटा साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया वो वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज का है, जिससे ये वर्ड साइंस जो है ये डिराइव हुआ है। और नेक्स्ट इसी के अंदर जो MCQ आपसे पूछा जा सकता है वो है साइंटिया का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो आप लोगों ने याद रखना है, साइंटिया का जो मीनिंग है वो है आपके पास नॉलेज। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है ये किस तरह का नॉलेज है, ये किस तरह का नॉलेज है। तो बेटे आपने अंडरस्टैंड करना है, देखें ये कोई भी नॉलेज हो सकता है। जैसे मैं सादा सा बताऊं, अगर बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, तो मेरा बोर्ड पर लिखना भी एक साइंस है। देखें किसी बंदे ने बोर्ड पर लिखना है, तो उसको उसका इल्म होगा, उसको उसका इल्म चाहिए होगा। तो वो कैसे देखे? पहले वो क्या करेगा, किसी को बोर्ड पर लिखते हुए देखेगा और उसके बाद फिर उसको परफॉर्म करेगा। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? जो नॉलेज आपको हासिल हुआ है 2 स्टेप्स में, एक देखने में और दूसरा फिर उसको करके देखने में, एक्सपेरिमेंट करने में। तो ये जो नॉलेज आपको हासिल हुआ है, इसे कहते हैं साइंस। साइंस असल में अगर मैं इसको आसान से अल्फाज में डिफाइन करना चाहूं, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या MCQs के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, तो बेटा जी साइंस एक ऐसा नॉलेज है, साइंस is the knowledge gained through observations and experimentation। कि ये वो नॉलेज है जो आपको मिलता है 2 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में। नंबर 1 कि आपके पास, आप किसी को कोई काम करते हुए देखेंगे,
जैसे ये बोर्ड पर लिख रहा हूं, पहले आप मुझे लिखते हुए देखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप खुद बोर्ड पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको जो इल्म हासिल होगा, जिसको बोर्ड प्रेजेंटेशन का नाम देंगे, वो असल में बोर्ड प्रेजेंटेशन की साइंस है। एक छोटा सा बच्चा क्या खुद ब खुद दरवाजा खोल सकता है? तो वो नहीं खोल सकता। क्यों? उसे पता नहीं है दरवाजा कैसे खुलेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? बच्चा छोटा कैसे सीखता है? छोटा बच्चा आपके सामने वो कैसे सीखता है? वो सीखता है कि वो लोगों को काम करते हुए देखता है। जब वो लोगों को काम करते हुए देखता है, फिर वो इस बात को रिपीट करता है, इस बात को रिवाइज करता है, उस बात का एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो दरवाजा खुल जाता है, बटन प्रेस हो जाता है, वो लिखना शुरू कर देता है, वो देख देख कर चलना शुरू कर देता है, वो लोगों को देख देख कर बोलना शुरू कर देता है। तो बेटा जी, ये तमाम नॉलेज ऐसा जो हमें हासिल हो रहा है दो स्टेप्स में। स्टेप 1 इज ऑब्जर्वेशन, देखने से, और स्टेप 2 इज एक्सपेरिमेंटेशन, करने से। इस नॉलेज को हम क्या नाम देते हैं? इस नॉलेज को हम नाम देते हैं साइंस का। तो बेटा जी, ये आपके पास 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है। इस डेफिनेशन में आपको ये बात साथ लिखना होगी कि साइंस असल में लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड साइंटिया है, जिससे डिराइव हुआ है, और उस साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है बेटे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी, नेक्स्ट चीज जो इस टॉपिक में आपसे डिस्कस की गई है वो है बेटा नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि नेचुरल फिलॉसफी क्या है। तो बेटा देखिए, 2 वर्ड हैं ये। अगर इन 2 वर्ड्स का मतलब आपको पता हो तो इसकी डेफिनेशन बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। नेचुरल मतलब कुदरती तौर पर होने वाले काम, नेचुरल कुदरती तौर पर होने वाले काम। फिलॉसफी, फिर फिलॉसफी वर्ड का मतलब नॉलेज होता है। फिलॉसफी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? नॉलेज। तो बेटा जी देखें, कुदरती तौर पर होने वाले कामों का नॉलेज, नेचुरल फिलॉसफी, वो काम जो इंसान के इर्द गिर्द हो रहे हैं कुदरती तौर पर। देखिए, मैंने आपको कहा साइंस, साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है। किसी ने चाय पकानी सीखनी है तो पहले वो किसी को चाय पकाते हुए देखेगा, फिर वो खुद चाय पकाएगा और चाय पक जाएगी। तो जो नॉलेज आएगा वो साइंस है। लेकिन वो इंसान जो दुनिया में पहला आया इंसान, तो क्या उसके पास उसको सिखाने वाला कोई अवेलेबल था? किसी को देखने, कोई किसी को वो देखकर सीख रहा था? नहीं। तो वो कहां से सीख रहा था चीजें? वो सीख रहा था नेचर में होने वाले कामों को देखकर। जैसे मिसाल के तौर पर जब बड़े बड़े तूफान आते थे, या फिर जो जलजला, अर्थक्वेक जैसी चीजें होती थी, तो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते थे, और वो पत्थर जब दूसरे पत्थरों के ऊपर आके टकराते थे, टकराने की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता था, चिंगारी प्रोड्यूस होती थी। उस चिंगारी को जब, वो जो स्पार्क है, जब वो किसी खुश्क लकड़ी, खुश्क पत्तों पर जाकर गिरता था, तो उसमें आग लग जाती थी। तो इससे आपने जरूर ये नोट करना है कि आपने जरूर देखा होगा, लोग 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो नॉलेज है, ये असल में नेचुरल फिलॉसफी है, ये हमें कुदरत ने सिखाया है। इसी तरह से फ्रिक्शन की मदद से भी आपने आग जलाने का अमल जरूर देखा होगा। तो नेचुरल फिलॉसफी को हम बड़े आसान अल्फाज के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ये नॉलेज है। लेकिन ये कैसा नॉलेज है? ये नॉलेज है गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन नेचर। ये कुदरत में होने वाली चीजों को, कुदरती तौर पर होने वाली चीजों को देखने से जो हमें इल्म हासिल होता है, उसे कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ह्यूमन, इंसानों के जरिए बनाई गई पहली साइंस की ब्रांच है, या फिर पहली इल्म की आपके पास किताब है जिसको हमने कंपाइल किया। अब देखिए, नेचुरल फिलॉसफी में बहुत ज्यादा, जैसे जैसे इंसान वक्त आगे बढ़ा, इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज हुआ होगा, तो बेटा नेचुरल फिलॉसफी की फील्ड बहुत बड़ी हो गई होगी। तो अगर इसको हमने 2 पार्ट्स में फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स आपके पास जो आते हैं वो हैं ब्रांचेज ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, ब्रांचेज ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। तो आपने अंडरस्टैंड करना है वो कौन सी 2 ब्रांचेज हैं। तो बेटा बिल्कुल सादा सी 9th बेस की डेफिनेशन है आपके पास। वो नेचुरल, नंबर 1 आपके पास है बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, और दूसरी आपके पास है फिजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज।
आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है ये दो मेन ब्रांचेस हैं किसकी, नेचुरल फिलॉसफी की। किसकी ब्रांचेस हैं, नेचुरल फिलॉसफी की। आपके बायो के टीचर ने आपको जरूर बताया होगा ये जो वर्ड बायो है इसका मतलब जिंदगी होता है, लाइफ होता है। तो बेटा जी बायोलॉजिकल साइंसेस असल में बेटा जी स्टडी करती हैं लिविंग थिंग्स को। हम लिखेंगे साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस है। तो लिविंग थिंग्स के दूसरे एंड पर कौन सी चीज आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेटा साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके पास है वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा जी, फिजिकल साइंसेस के अंदर आ जाएगी। ठीक है बेटे। तो अगर आप नाम से देखें, नाम से देखने की कोशिश करें, ये जो फिजिक्स है हमारी, ये फिजिक्स किस फील्ड में आएगी, क्या ये नाम से बायोलॉजी के अंदर आएगी या नाम के मुताबिक ये फिजिकल साइंसेस के अंदर आएगी। तो हम देख सकते हैं इसके पहले कुछ स्पेलिंग जो है ये फिजिकल साइंसेस से मिल रहे हैं। तो हम इसको याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं कि फिजिक्स असल में फिजिकल साइंसेस की ब्रांचेज हैं। तो फिजिकल साइंसेस की सिर्फ फिजिक्स ब्रांच नहीं है, फिजिकल साइंसेस की 5 मेन ब्रांचेस हैं। कितनी मेन ब्रांचेस हैं, 5। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है आपके पास फिजिकल साइंसेस की 5 ब्रांचेस है। वो 5 ब्रांचेस कौन सी है, वो 5 ब्रांचेस में आपके पास सबसे पहले बेटा जी आ जाती है केमिस्ट्री। क्या आ जाती है बेटे, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप केमिस्ट्री के अंदर सीखेंगे। फिजिक्स के पेपर में कोई आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री असल में फॉर्मेशन ऑफ मैटर की साइंस है। फॉर्मेशन ऑफ मैटर, मैटर के बनने की साइंस है बेटे। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आपके पास बेटा जी जो नेक्स्ट फील्ड आती है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी तो बेटे आपने अंडरस्टैंड करना है, जैसे बायो का मतलब लाइफ होता है वैसे ही जियो का मतलब अर्थ होता है। तो असल में ये अर्थ की साइंस है। किसकी साइंस है बेटे, अर्थ की साइंस है। ठीक है मेरा बेटा जी। इसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है, तीसरे नंबर पर आपके पास बेटा जी आ जाती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तो बेटा सेम इज द थिंग, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड है बेटा स्पेस, स्पेस से रिलेटेड साइंस है। स्पेस में क्या है, स्पेस में काम कैसे होते हैं, स्पेस की फॉर्मेशन क्या है, स्पेस में तो बेटा जी ये सारी स्पेस के अंदर फिजिकल प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं, ये सारा एस्ट्रोनॉमी के अंदर आ जाता है। और चौथे नंबर पर आपके पास जो बेटा जी ब्रांच आती है फिजिकल साइंस की वो है मीट्रियोलॉजी। मीट्रियोलॉजी तो बेटा जी मीट्रियोलॉजी हम सब ने न्यूज चैनल्स पे सुना हुआ है। मीट्रियोलॉजी असल में वो डिपार्टमेंट है, वो साइंस की फील्ड है जिसमें हम मौसम की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बेटा, मौसम की, वेदर की बात करते हैं। तो बेटा जी मीट्रियोलॉजी वेदर की साइंस है। तो इसके बाद बेटा जी जो नेक्स्ट आपके पास आ रही है वो हम सबकी फेवरेट, हमें पता है बेटा जी वो है फिजिक्स। तो बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 5वीं ब्रांच आपके पास है वो है फिजिक्स। तो हमने अब अंडरस्टैंड करना है असल में फिजिक्स किस चीज की साइंस है। तो बेटा जी देखें मेरे सामने, देखें बेटा जी आपके रूम में देखें, आपके ऊपर कोई फैन ऑन चल रहा होगा। आप देखें आपके रूम में कोई ट्यूब लाइट होगी, आपके रूम में कोई बल्ब होगा। तो बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है ये बल्ब किसका बना हुआ है, ये बल्ब असल में मैटर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटे, मैटर का बना हुआ है। इसमें कौन सी एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और बेटा ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैटर दोनों मिल रहे हैं तो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम पंखे की बात करें, पंखा मैटर का बना हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर रहा है। तो असल में फिजिक्स स्टडी है बेटा मैटर की, एनर्जी की, और उन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से पैदा होने वाली बेटा जी साइंस की। बेटा जी देखिए जैसे बल्ब है, बल्ब में मैटर, बल्ब मैटर का बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप कहेंगे वो फिजिक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा जी इस चीज की स्टडी आपके पास क्या है, ये हमारे पास फिजिक्स है। जैसे इंसान है, इंसान मैटर का बना हुआ है और इंसान के अंदर वाइटल फोर्स एनर्जी है, मैं इसको केमिकल एनर्जी का नाम दे देता हूं, और उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। तो इंसान की मशीन की स्टडी भी बेटा फिजिक्स की स्टडी है। तो बेटा फिजिक्स में, फिजिक्स बेटा जी साइंस की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द साइंस, ऑफ द साइंस
इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं बेटा? इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं बेटे। तो ये आपने इंटरेक्शन बिटवीन दैम लिख दें, ठीक है बेटे जी। मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन, जैसे आपका बल्ब जो है ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैटर, बल्ब बजाते खुद, और उसके अंदर पाई जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बेटे जी नेक्स्ट बात जो आपने यहां पर अंडरस्टैंड करनी है, शायद ये टेक्स्ट बुक से ना हो लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूं, फिजिक्स असल में साइंस है बेटा। ये बुक में लिखी होगी, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर ऑफ द मैटर, नेचर ऑफ द मैटर। अब बेटा आपने कुछ बातें यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। यहां पर नेचर का कतअन मतलब कुदरत नहीं है। यहां पे नेचर का मतलब कुदरत नहीं है, यहां पर नेचर का मतलब करैक्टर है। यहां पे नेचर का मतलब क्या है? करैक्टर, खसलत बेटा जी। नेचर का मतलब है करैक्टर। जैसे आप लोगों ने बिच्छू वाली और कछुए वाली आपने कहानी सुनी होगी कि बेटा जी आपके पास बिच्छू कछुए के ऊपर चढ़कर बेटा जी सवारी कर रहा होता है, समुद्र को पार करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद बिच्छू उसको डंक मारना शुरू करता है। तो उसके जब वो डंक मारता है तो कछुआ बिच्छू से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो बिच्छू कहता है ये मेरी डंक मारना मेरी नेचर है। फिर कछुआ भी क्या करता है? पानी के अंदर होते लगाने शुरू कर देता है और फिर वो कहता है कि ये होते लगाना मेरी नेचर है। ऐसे ही मैटर की नेचर होती है बेटा जी। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, आपको डिफरेंट मैटर नजर आ रहे होंगे। या मुझे देखें बेटे, अब मैं भी मैटर का बना हुआ हूं बेटे। मेरे हाथ का कलर देखें, मेरी शर्ट का कलर देखें, मेरी ऐनक का कलर देखें, मेरे मार्कर्स के कलर देखें, मेरी पैंट का कलर देखें बेटा जी। सारी चीजें मैटर की बनी हुई है। सारी चीजें किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है, लेकिन इनके कलर डिफरेंट है। इनके कलर क्या है? डिफरेंट है। आप इन तमाम चीजों को कैसे देख पा रहे हैं? इन तमाम चीजों को आप देख पा रहे हैं लाइट एनर्जी की मदद से। लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी आंखों पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ आपको नजर आ रहा है। देखिए आने वाली एनर्जी सेम है लेकिन नजर आने वाली चीजें डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी नेचर डिफरेंट है। क्योंकि इनकी क्या डिफरेंट है बेटे जी? नेचर डिफरेंट है। तो ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि मैटर अपनी नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जैसे इंसान अपनी नेचर के मुताबिक बिहेव करता है। तो बेटा मेरे शर्ट की ये नेचर है कि ये ग्रे कलर की नजर आए, इस माइक के मैटर की नेचर है कि ये ब्लैक कलर का नजर आए, ये मार्कल्स की नेचर है ये अपने अपने रंगों के नजर आए, क्योंकि इन तमाम चीजों की नेचर डिफरेंट है। तो नेचर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिक्स डिफरेंट है। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं? नहीं बेटा जी। तो बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है, फिजिक्स है साइंस ऑफ द नेचर ऑफ द मैटर। मतलब मैटर की करैक्टर क्या है, मैटर की नेचर क्या है, ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। डिफरेंट मैटर्स की नेचर डिफरेंट होती है, इसलिए वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तमाम मैटर्स की नेचर सेम नहीं होती। जैसे तमाम इंसानों की नेचर सेम नहीं होती, वैसे ही मैटर की भी नेचर सेम नहीं होती। वो सेम एनर्जी के अंडर बेटा डिफरेंट आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं? इसके बाद आप लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात को अंडरस्टैंड करना है बेटा। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का जो एंड था, आखिर था, उसमें फिजिक्स के साइंसदानों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि फिजिक्स जो है बेटा जी वो खत्म हो गई। फिजिक्स जो है वो खत्म हो गई है। मतलब फिजिक्स के बारे में जितना भी नॉलेज हासिल किया जा सकता था वो किया जा चुका है, और जिन बातों का फिजिक्स आपको जवाब नहीं दे रही उनका जवाब फिजिक्स आपको नहीं दे सकती। तो बेटा जी तो इसका मतलब है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पर बेटा साइंसदानों ने सोचना शुरू कर दिया था फिजिक्स इज एंडेड, फिजिक्स इज एंडेड। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हुई बेटे? 20th सेंचुरी बेटा जी स्टार्ट हुई। तो बेटा जी एक साइंटिस्ट था जिसके बारे में आप सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 में जाके पढ़ेंगे। उसका नाम था मैक्स प्लैंक। क्या नाम था उसका बेटे? मैक्स प्लैंक। उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये पता चला कि आज तक जितनी फिजिक्स पढ़ी गई है बेटा जी, उस तमाम फिजिक्स के अंदर आपको कुछ रद्दो बदल करने पड़ेंगे। ठीक है, कि आप फिर उस सारी फिजिक्स को चेंज करने की बजाय उस सारी पुरानी फिजिक्स को नाम दे दिया गया क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कि वो तमाम फिजिक्स जो 20वीं सदी से पहले पढ़ी जाती थी उसकी ब्रांचेज, जिसमें आज भी एक तरक्की चल रही है, लेकिन वहां पर एक नई फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम रखा गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो आप लोगों ने याद रखना है, आपने चैप्टर नंबर 19, 20, 21 सेकेंड ईयर के अंदर 3 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के पढ़ने। और मॉडर्न फिजिक्स कब बनी है बेटा? 19वीं सदी, 20वीं सदी के स्टार्ट में। तो आप लोगों ने कुछ बातें यहां पर अंडरस्टैंड करनी है बेटे कि बेटा जी इस मॉडर्न फिजिक्स की हजारों नई ब्रांचेस बेटा फिजिक्स की बन के सामने आई। जो पहली ब्रांच थी उसके अलावा हजारों नई ब्रांचेस बनी, जिनमें से 4 ब्रांचेस आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो उनकी डेफिनेशन आप लोगों से बोर्ड के पेपर में पूछी जा सकती है। तो बेटा जी अब जब मैं उनके नाम आपके सामने रखूंगा तो आपको एक बात का अंदाजा होगा कि असल में वो जो मॉडर्न फिजिक्स है आपके लिए पुरानी फिजिक्स है, क्योंकि आप 20वीं सदी के बाद पैदा हुए हैं। तो बेटा जी जैसे मैं सबसे फेमिलियर नाम आपके सामने लिखता हूं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बेटे आप कहेंगे कि ये कौन सी मॉडर्न फिजिक्स है जो हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 18 में ही पढ़ ली थी, कि आपने 10th क्लास में ही इस फिजिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो आपको याद होगा ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बेटा, स्टडी द न्यूक्लियाई। किसको स्टडी करते हैं बेटा जी? न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, और किसको स्टडी करते हैं? एंड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब वो चीजें जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। बेटा जी ये न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा जो और यहां पर नई ब्रांच है वो है बेटा जी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो आपने अंडरस्टैंड करना है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आप सबको अंदाजा होगा मैकेनिक्स साइंस है मोशन। अगर नहीं अंदाजा तो सुन ले, मैकेनिक्स साइंस है मोशन की। और बेटा जी याद रखिएगा ये जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मैंने आपके सामने लिखा है ना बेटे, आपने एक नाम लिखा सुना होगा आइंस्टाइन। जो आइंस्टाइन आप लोगों ने सुना है बेटे, इस आइंस्टाइन की असल में मैं अगर कह सकता हूं, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें कि ये जो फिजिक्स की ब्रांच है ये आइंस्टाइन की स्टडीज के ऊपर बेटा जी जो है वो इन्हिसार करती है बेटा जी। तो इसमें असल में हमने मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन को, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होगी? इसमें भी हम स्टडी मोशन को ही करते हैं, लेकिन ऐसी मोशन जिसके अंदर हम बेटा ऐसी स्पीड से डील करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है। तो बेटा आपने याद रखना है इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन एट अ स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। हम बेटे जी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन कैसी मोशन? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जी इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? इसके बाद बेटा जी आपके पास आ जाती है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स। तो बेटा जी आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक छोटी सी बात पढ़ी होगी ग्रीक फिलोसोफर्स के हवाले से। ग्रीक फिलोसोफर्स कहते थे कि बेटा हमने एटम का नाम एटमॉस से निकाला है, और एटमॉस का मतलब इंडिविजुअल होता है, इंडिविजिबल होता है, कि इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आप बच्चों को बखूबी इस बात का अंदाजा है कि बेटा जी एटम को डिवाइड किया जा सकता है, और एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब फर्दर स्टडीज आपको ये बताती हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा
और भी छोटे छोटे जर्रात एटम के अंदर पाए जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी किसी मैटर के बने हुए हैं। उन मैटर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं। आप चैप्टर नंबर 21 के आखिरी टॉपिक भी 12th क्लास के बिल्कुल जब आपकी 12th का खत्म हो जाएगी, आखिरी टॉपिक में आप पढ़ेंगे क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, बेटा जी, बेटा फर्मियॉन्स, बेटा जी इसी तरह से ग्रेविटॉन्स, ऐसी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। तो असल में उन चीजों की जो साइंस है आपके पास बेटा जी, असल में वो है पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स में हम उस अल्टीमेट पार्टिकल्स को पढ़ते हैं जिन पार्टिकल से असल में मैटर बना हुआ है। तो बेटा जी ये क्या है? ये स्टडी है। ये स्टडी है, किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ द अल्टीमेट पार्टिकल्स, अल्टीमेट पार्टिकल्स of which the matter is composed of. The matter is composed of, ठीक है, जिसका मैटर बना हुआ है उन अल्टीमेट पार्टिकल्स की बेटा जी फिजिक्स है। इसके बाद बेटा जी आखिरी जो हम आपके टेक्स्ट बुक में शामिल है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, आपके सामने है सॉलिड स्टेट फिजिक्स है बेटा जी। आप सॉलिड्स के बारे में बखूबी जानते हैं। चैप्टर नंबर 7 पहला टॉपिक बेटा 9th क्लास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अंदर आपने सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा इनके बारे में पढ़ा था। तो बेटा जी हम असल में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं किसको बेटे? हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। हम मैटर की प्रॉपर्टीज को, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी बनावट को स्टडी करते हैं। तो बेटा जी ये आपके पास वो 4 मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक का हिस्सा हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से लिया जाता है वो इन टॉपिक से पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पैटर्न में मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूं। बेटा वो है आपके पास फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि ये फ्रंटियर्स ऑफ साइंस क्या होते हैं। तो बेटा जी फ्रंटियर, फ्रंटियर बेटा जी बॉर्डर, बॉर्डर, फ्रंटियर बॉर्डर के उस पार्ट को कहते हैं जिस पार्ट में हर वक्त आर्मी ऑफिसर्स एक्टिवली खड़े होते हैं, उनको आंख झपकने की भी इजाजत नहीं होती, मतलब वो एक्टिव बॉर्डर है जिस पर किसी भी वक्त दुश्मन का हमला हो सकता है। ऐसे ही फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, फ्रंटियर ऑफ साइंस असल में साइंस की वो मेन फील्ड हैं जिसमें साइंस हर वक्त काम कर रही है। जब हम सो रहे हैं तब भी उस फील्ड में काम हो रहा है, जब हम जाग रहे हैं उस वक्त भी फील्ड में काम हो रहा है। तो बेटा आपने याद रखना है ये मेन फील्ड्स हैं साइंस की, ठीक है, इन विच साइंस इज एक्टिवली वर्किंग, जिसमें साइंस एक्टिवली क्या कर रही है बेटा? काम कर रही है, एक्टिवली काम कर रही है। तो बेटा याद रखिएगा ये ब्रांचेस 3 हैं, ये 3 फील्ड्स हैं, ये 3 लफ्ज 3 आप लोगों ने याद रखना है। 3 फ्रंटियर्स, ये आपको एमसीक्यू आता है और बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 3 फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, 3 फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। ये आपके पास साइंस के 3 मेन फ्रंटियर्स होते हैं। तो मेरे बेटों ने ये लफ्ज 3, ये लफ्ज 3 पर गौर रखना है, ये आपका एमसीक्यू बनता है। वो 3 फ्रंटियर्स क्या हैं? जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, उनकी तरतीब याद रखनी है, वैसे ही इन फ्रंटियर्स की भी तरतीब आप लोगों ने याद रखनी है। वो 3 फ्रंटियर्स में जो पहला फ्रंटियर है तो उसका नाम क्या होगा बेटा? फर्स्ट फ्रंटियर, फर्स्ट फ्रंटियर जिसको हम ऑफ साइंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? द साइंस ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीमली लार्ज। बेटा जी इस बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, साइंस ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी, मैंने यहां वर्ड यूज किया एक्सट्रीम, शदीद बड़ी है, शदीद बड़ी। कितनी बड़ी है बेटा? हमारी कायनात जितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आर यूनिवर्स,
हमारी कायनात जितनी बड़ी बड़ी चीज़ों की साइंस हो बेटा जी हम फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ साइंस कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर आपके पास आ जाता है बेटा जी सेकंड फ्रंटियर, और सेकंड फ्रंटियर को हम सेकंड फ्रंटियर को बेटा जी हम कहते हैं बेटा साइंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, साइंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। देखिए पहले से बहुत बड़ी, अब बहुत छोटी। कितनी छोटी, ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। इतनी छोटी कि H2 भी इसमें शामिल नहीं हो रहा, हाइड्रोजन का H2 भी शामिल नहीं होगा, सिंगल एटम, सिर्फ सिंगल एटम। मतलब बेटे आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं सिंगल एटम्स। सिंगल एटम्स की स्टडी है, दो एटम्स भी इकट्ठे इसमें नहीं आएंगे। इसी तरह से आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसी तमाम चीजें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सट्रीमली स्मॉल। देखें हमने बहुत बड़ी चीजों की बात भी कर ली, बहुत छोटी चीजों की बात भी कर ली, अब हमें अंडरस्टैंड करना होगा दरमियान वाली चीजें। तो बेटा जी थर्ड फ्रंटियर, बेटा जी थर्ड फ्रंटियर। तो बेटे जब हम थर्ड फ्रंटियर की बात करेंगे तो आप लोगों ने कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि बेटा जी ये है साइंस ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट, साइंस ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट, ये दरमियाने साइज की चीजें, दरमियाने साइज की चीजें। ठीक है बेटे, इसका एक और नाम है जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है आप लोगों से, द साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, द साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, पचीदा मैटर की ये साइंस है। क्यों इसको हम पचीदा मैटर की साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जी ये फील्ड बहुत बड़ी है, ये फील्ड बहुत बड़ी है, तो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है बेटा जी। इसके अंदर आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, हम इसकी जब एग्जाम्पल बोलेंगे तो इसकी एग्जाम्पल में हम लोग एक बात को याद रखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल में बेटा जी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स देखे ना, एटम से बड़े क्या होंगे? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स एट वन एंड, इसके एक सिरे पर मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड बेटा अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट्स, अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट्स एट द अदर एंड, इसके दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे पर कौन सी चीजें होंगी बेटे? दूसरे सिरे पर इसके चीजें होंगी ऐसी जिनका साइज जमीन के आसपास होगा। दोबारा से समझ लें, इसकी पूरी रेंज है, इसकी रेंज मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू होती है, फिर कहां तक जाती है? जमीन जितनी बड़ी चीजों के। अगर मैं आपसे पूछूं चांद, चांद किस फील्ड में आएगा? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? तो बेटा जी आपको बताना होगा वो तीसरे में आएगा, क्योंकि चांद जमीन से छोटा होता है। फिर मैं अगर K2 की बात करूं तो वो भी जमीन से छोटा है लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल से बड़ा है, तो वो इस फील्ड में आएगा। और अगर हम बात करें कि बेटा जी एक छोटी सी कुर्सी की स्टडी हमने करनी है, एक चेयर की स्टडी करनी, तो वो किस में आएगी? वो इसी में आएगी। तो बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट फ्रंटियर है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स का। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी, यूनिवर्स कितनी बड़ी। और इसी तरह से फिर सेकंड फ्रंटियर आ जाता है बेटे एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का। कितनी छोटी? बहुत छोटी, सिंगल एटम जितनी छोटी। फिर तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है बेटा जी थर्ड फ्रंटियर, और थर्ड फ्रंटियर में हम स्टडी करते हैं ऐसी चीजें जिनको हम बेटा जी अपनी आंखों से देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर हमारे पास जो है जमीन के साइज तक। एक बेटा जी दो एमसीक्यू, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बाकी है बेटा, वो आपने अंडरस्टैंड करना है। बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। तो आप लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को स्टडी करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा जी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है कि फिजिक्स जो है बेटा जी असल में फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। और दूसरी बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस,
ऑफ ऑल साइंसेस, कि फिजिक्स तमाम साइंस की ब्रांचों में सबसे ज्यादा बुनियादी है। ज्यादा बुनियादी है, ज्यादा बुनियादी क्योंकि आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेटा जी फिजिक्स बेटा क्यों सबसे ज्यादा बुनियादी है। ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स की तारीफ कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा जी। आपने अंडरस्टैंड करना है कि फिजिक्स तमाम साइंस की ब्रांचेस को बेटा जी काम करने के लिए लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। आपने अंडरस्टैंड करना है। बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बेटा जी, वाई फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप? इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज फिजिक्स प्रोवाइड्स लॉज, बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स टू ऑल other branches of science to work with कि फिजिक्स वो साइंस है जो बाकी तमाम साइंसेस को बेटा जी ये बताती है कि वो काम कैसे करेंगी, वो रूल्स कौन से इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, एक हार्ट का सर्जन है, क्या वो फिजिक्स की बनाई हुई अल्ट्रासाउंड, इको मशीन और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किए बगैर क्या वो हार्ट की सर्जरी कर सकता है? वो नहीं कर सकता। तो बेटा आपने याद रखना है कि बेटा आपके पास जो फिजिक्स है वो बेटा हर फील्ड में जो है वो बेटा अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने काम कर सकें। तो फिर यहां से बेटा हम इस बात का जवाब देंगे, व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। तो आपने याद रखना है, देखें जब आप किसी को बेटा कोई पैसे देते हैं या कोई बंदा किसी को कोई पैसे देता है तो अपनी तस्वीर खिंचवाता है, अपना नाम इस्तेमाल करता है। वैसे ही फिजिक्स जब दूसरी साइंस की ब्रांचेस को बेटा जी अपना नॉलेज प्रोवाइड करती है तो फिजिक्स भी अपना नाम इस्तेमाल करती है। तो बेटा जी फिजिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस जब आपस में मिलती हैं तो फिजिक्स साइंस की नई ब्रांचेस पैदा होती हैं जिन्हें इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस कहते हैं। दोबारा से सुन लें कि बेटा फिजिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस जब आपस में मिलती हैं तो नई ब्रांचेस पैदा होती हैं। उन ब्रांचेस को बेटा जी कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। तो बेटा मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपने अंडरस्टैंड करना है बेटा व्हेन फिजिक्स एंड अदर branches of science overlap new branches are created called interdisciplinary ब्रांचेस। तो बेटा जी वो जो नई ब्रांचेस बनती हैं उनका हम क्या नाम रखते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। तो हम कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी नई साइंसेस बनती हैं बेटा जी, तो उसको अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने। वो जो नई फिजिक्स की ब्रांच साइंस की ब्रांचेस बनती हैं, देखिए आपने जरूर सुना होगा उनकी एग्जांपल्स बायोफिजिक्स, फिर ऐसे ही बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप इनके नाम देखकर बता सकते हैं ना कौन सी ब्रांचेस मिल रही है। इसमें बायो और फिजिक्स मिल रही है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल रही है। फिर आपके पास आ जाती है बेटा जी और बहुत सारी है, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, फिर इसी तरह से जियोफिजिक्स। और बेटा ये बेटा ब्रांचेस की तादाद बिल्कुल भी खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती चली जाएंगी। बेशक हम उसको पूरा दिन लिखते चले जाएं तो हम ETC लिखकर इससे अपनी जान छुड़वा लेते हैं। तो ये बेटा जी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं। एक छोटा सा MCQ आखिरी और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बेटा लास्ट MCQ, बेटा आप लोग बेटा बीच पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं बेटा? बीच पर। तो बीच पर आपको नजर आती है रेत, क्या नजर आती है बेटा? रेत, सैंड। तो बेटा जी सैंड से दो काम किए जा सकते हैं बेटा, या तो सैंड से सैंड कैसल बनाए जा सकते हैं,
रेत के घर बनाए जा सकते हैं और शाम को जब हम घर आएंगे उनको तोड़ देंगे। या फिर एक बंदा जिसके पास फिजिक्स का नॉलेज हो, वो फिजिसिस्ट हो, तो फिजिसिस्ट क्या करेगा बेटा जिसके पास फिजिक्स का नॉलेज हो वो क्या करेगा बेटा, वो उस सैंड में देखेगा सिलिकॉन को। इसको देखेगा बेटे सिलिकॉन को। ये वर्ड याद रखना है, सैंड से हमें क्या मिलता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन से हम क्या बनाते हैं बेटा, कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर, ये जो छोटे छोटे मोबाइल्स आपकी पॉकेट में फिट हो रहे हैं, ये सारे मोबाइल्स आपको किससे बन रहे हैं, ये सिलिकॉन वेफर से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, सिलिकॉन वेफर से। और सिलिकॉन कहाँ से मिलता है, सैंड से मिलता है। ये दो एमसीक्यूज हैं। सिलिकॉन कहाँ से मिलता है, सैंड से मिलता है। कंप्यूटर चिप्स किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं, या सिलिकॉन वेफर की बनी हुई होती है। सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन का बोर्ड। तो यहाँ पर हमारा बेटा आज का लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके अलावा बेटा देखिए, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अपने इर्द गिर्द देखें, फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल। कि आप यहाँ पर चीख मारें तो आपकी चीख अमेरिका में उसी वक्त सुनी जा सकती है अगर आप किसी के साथ व्हाट्सएप की कॉल पर हैं। और बेटा फास्ट मीन ऑफ बेटा ट्रांसपोर्टेशन देखें कि जो सफर कई दिनों में कवर होता था, अब चंद घंटों में आप यहाँ से अमेरिका पहुंच जाते हैं। आपकी कॉल विद इन माइक्रो सेकेंड्स जो है वो यहाँ से अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है। तो बेटा जी ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होकर हो रही है। बेटा जी ये लेक्चर पूरा आपके सामने बोर्ड प्रिपेयर किया गया है। बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके बेटा जी इस लेक्चर को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। इसका आपको ये फायदा होगा कि मैंने कोशिश की है कि इस पूरे बोर्ड के ऊपर जितने भी तरह के एमसीक्यूज और जितने भी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पिक किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे इस बोर्ड पर अवेलेबल होंगे। आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लें, आपको तमाम एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आने वाले इस बोर्ड में से मिल जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से मैंने ये कोशिश की है, फिर भी इंसान होने के नाते कोई गलती कोताही रह सकती है। तो आपका बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को ध्यान से सुनने का बेटा जी। और बेटे आपने इस बोर्ड को बड़े अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर उतार लेना है और उसको मल्टीपल टाइम्स उसको गो थ्रू करना है। उसके बाद आपने अपनी किताब को देखना है। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगा। आप बेटा जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिरी मेरा मैसेज कि हमारे चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप जो है वो दूसरे लोगों का फ़ायदे का ज़रिया बन सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Yeah.